नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906608 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए ये हिस्ट्री का मॉक टेस्ट पेपर है। 100 एमसीक्यूज हम लोग हल करने वाले हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिएगा और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुक कर आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर वगैरह दिए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से असली बात स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं और इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भगवान शिव के एक अटूट भक्त के रूप में स्थापित किया और उन्होंने भगवान शिव को चिन्ह मल्लिकार्जुन कहकर संबोधित किया। ऐसे दिया है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प होगा। अक्का महादेवी होंगी, जनाबाई होंगी, बहिनाबाई होंगी, या इसमें से कोई नहीं होगा। देख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अक्का महादेवी। ठीक है, पहला वाला सही है। अक्का महादेवी ये जो थी, ये चिन्ह मल्लिकार्जुन कहकर भगवान शिव को संबोधित करती थी और उनकी अटूट भक्त थी। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहले वाले में दिया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म अमृतसर में हुआ था। सिखों को उन्होंने योद्धा समुदाय के रूप में इकट्ठा किया और 1696 में, यहाँ एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1696 में खालसा नाम का दल जो है वो स्थापित किया। और उसके बाद पूरा ग्रंथ देसवां पटशान का ग्रंथ जो होता है उसको संकलित किया। ये दिया हुआ है। तो आप बताइए कि ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं, गलत कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, तो इसका पहला दूसरा हो जाएगा। दोनों गलत हैं ऊपर वाले। और गलत क्यों है? इनका जन्म पटना में हुआ था, आप जानते हैं, बिहार में। और सिखों को योद्धा समुदाय के रूप में भले ही इन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन यहाँ जो डेट है वो गलत दी है। ये 1696 नहीं बल्कि 1699 होगा। यहाँ पे 1699 होगा। तो इसीलिए हम ए को चुनते हैं, यानी पहला दूसरा इसमें गलत है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर गुरु हरराय के बारे में दिया हुआ है कि इन्होंने दारा शिकोह को आश्रय दिया था, जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा और सबसे काबिल विद्वान व्यक्ति था और औरंगजेब का भाई था। उसके बाद शहादत स्थल पर, मतलब इनका जो शहादत स्थल है हरराय का, वहाँ पे शीशगंज साहब नाम का जो गुरुद्वारा है वो खड़ा है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को आप अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, इसका ए हो जाएगा, केवल पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। ये शीशगंज साहब जो गुरुद्वारा है ये इनके शहादत स्थल पर नहीं खड़ा है, बल्कि ये गुरु तेग बहादुर के का जो शहादत स्थल है वहाँ पे खड़ा है। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ रामदास जी के बारे में कहा जा रहा है। इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया और हरमिंदर साहब की स्थापना की। इसके बाद दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट कि अमृतसर, तारण और करतारपुर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। और सिख धर्म का इन्हें पहला शहीद कहा जाता है या शहीद सरताज के नाम से पुकारा जाता है। तो आप बताइए कि रामदास जी के बारे में इसमें से सही कौन सा है। आप जानते हैं कि कुछ भी सही नहीं है। ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये इनके बारे में नहीं है। ये किसके बारे में कही जा रही है? ये अर्जुन देव के बारे में कही जा रही है। गुरु अर्जुन देव, ये जहांगीर का जो बगावती बेटा था, उसका नाम था खुसरो, उसकी सहायता कर देते हैं और इसके एवज में जहांगीर इन्हें मरवा डालता है। इस प्रकार की चीज़ें आप, तो इसीलिए इन्हें शहीद सरताज के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें गुरु रामदास का संबंध इससे नहीं होगा, बल्कि ये अर्जुन देव है और इसीलिए हमने डी वाले को चुना है, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। गुरु अर्जुन देव से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। इन्होंने सिखों को एक सैन्य समुदाय में बदला, अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी करवाई क्योंकि उस समय असुरक्षा बढ़ गई थी, और सच्चा बादशाह या सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। ये मीरी पीरी रखने की धारणा को उसमें विश्वास करते थे। मीरी पीरी क्या होता है? तो ये 2 चाकू होते हैं, पवित्र चाकू होते हैं, उसको धारण करते थे। तो आप बताइए कि ये अर्जुन देव के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। और इसका भी डी हो जाएगा, इसमें भी डी हो जाएगा। इसमें कोई भी सही नहीं है, सब के सब जो है वो गलत है। गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में देखा गया है कि वो जो है वो सिखों को एकदम से सैन्य समुदाय में, मतलब सैनिक में बदल देते हैं और अकाल तख्त की स्थापना करते हैं, अमृतसर की किलेबंदी करवाते हैं और सच्चा बादशाह की उपाधि भी धारण करते हैं। मीरी पीरी वाला भी काम उन्हीं का था। तो इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं के बारे में, यानी हरगोविंद सिंह के बारे में। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ऐसे सिख गुरु कौन से थे जिन्होंने कि हिंदू समाज में सती प्रथा जो फैली हुई थी उसका विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की दशा के वो सुधारने के पक्षधर थे, पर्दा प्रथा त्यागने की भी प्रार्थना करते हैं। तो ये नानक देव थे, अंगद देव थे, हरकिशन थे, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी जो है वो सही नहीं दिखाई देता है। असल में ये गुरु कौन थे? ये गुरु अमरदास थे।
यहाँ पे जो नाम होगा वो गुरु अमरदास का होगा, जो कि इस प्रकार का काम करते हैं। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखें। सूफीवाद, सूफीवाद से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और उनके हिंदी में अर्थ दिए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो तवक्कुल, ये जो शब्द है ये सूफी या सूफिज्म जो होता है उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो तवक्कुल का मतलब होता है संतोष का पालन करना। उसके बाद रिजा का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति का समर्थन। जियारत का मतलब होता है मकबरों की यात्रा की प्रथा। और बाशारा का मतलब होता है शरीयत कानून से न बंधने वाले। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। देखिए ऊपर वाले तीनों तो सही हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है ना ये बाशारा वाला, यही गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है और इसीलिए हमने ए को चुना है इसमें से। देखिए बाशारा जो होते हैं वो तो शरीयत का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं, वो उसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो बेशरा होते हैं वो इसका पालन नहीं करते, मतलब इसमें आते ही नहीं है, इसमें बंधने वाले लोग नहीं होते। तो ये वाला गलत दिया है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें 3 स्टेटमेंट है। नरसिंह मेहता महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो देने कहिए, ये वाले जो गीत था इसके लेखक थे। संत त्यागराज एक सफल संगीतकार थे और उन्होंने पंचरत्न कृतिस नाम की जो रचना है वो की थी। और संत त्यागराज ने संकीर्तन प्रणाली को लोकप्रिय बनाया था। संकीर्तन या कीर्तन, संकीर्तन का मतलब एक साथ कीर्तन करना। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने देखा, इसका हो जाएगा देखिए पहला और दूसरा सही तलाशना था। तो पहला दूसरा तो सही है, ये नरसिंह मेहता और त्यागराज के बारे में। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ना संकीर्तन वाला, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। वो नाच नाच कर कीर्तन करते थे और उनके जो शिष्य होते थे वो भी ऐसा ही करते थे। तो इससे जो कीर्तनिया मंडली है वो काफी लोकप्रिय होती है। तो तीसरा वाला इसमें गलत है, इसलिए हम इसमें चुनते हैं ए को, यानी पहला और दूसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। रामानंद से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि उनके अनुयायियों को दादू पंथी के रूप में जाना जाता था और उनके आश्रम के आसपास के जो क्षेत्र या आश्रम का जो मूल क्षेत्र होता था उसको थम्बस कहा जाता था। साधना, धन्ना, नरहरि और पीपा ये रामानंद के फॉलोवर थे, ऐसे दिया हुआ है। तो संत रामानंद, इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था वो वाराणसी था। कबीरदास के भी ये गुरु थे और जाति पाति में इनका विश्वास नहीं था, तो इसीलिए भिन्न भिन्न जातियों के लोग इनके शिष्य बनते थे। अब इसमें अगर आप देखें तो रामानंद के जो अनुयायी थे उसमें साधना जो था वो कसाई था, धन्ना जो था वो किसान था, नरहरि जो था वो सुनार था और पीपा जो था वो राजपूत राजकुमार था। इस प्रकार से इनका जो काम काज था या पेशा था उसे आप देख रहे हैं। तो दूसरा वाला तो ठीक है, लेकिन पहला वाला इसमें गलत है। चूंकि बात यहाँ दादू पंथियों की हो रही है तो ये संत रामानंद से कहाँ से जुड़ जाएगा। ये दादू दयाल के विषय में कहा गया स्टेटमेंट है, रामानंद के बारे में नहीं। तो पहला वाला गलत है और हमें गलत ही खोजना था, तो इसीलिए हम ए का चयन करते हैं और आगे चलते। 10वें नंबर के प्रश्न को देखें। तुकाराम से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। शिवाजी के ये आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने दशाबोध लिखा था, दशाबोध नाम की रचना की थी। भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम की जो कमेंट्री है उसको लिखने का काम किया था, जो कि महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा को फैलाने का काम करती है या उसकी फाउंडेशन रखती है। तो आपको इसमें से देखना है, बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी सही नहीं है, सबके सब जो है वो गलत है। रामदास जो थे वो यहाँ पे शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु के तौर पे देखे जाते थे और उन्होंने ही दशाबोध लिखा था। अगर बात की जाए ज्ञानेश्वरी की तो यहाँ पे संत ज्ञानदेव के द्वारा लिखा गया था। उसके रचयिता कौन थे? वो ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे, जो कि ये कमेंट्री लिखते हैं भगवद गीता पर। इसे हमने देखा, तो इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान नाम का प्रशासनिक दस्ता था उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये जो अष्टप्रधान होते थे इनको 8 सहायकों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। अब इनका जो कार्य क्षेत्र है वो दे रखा है। देखिए, दीवान, मजूमदार और फड़नीस जो होते थे वो किलों के सेनापतियों के पत्र का उत्तर देते थे। सबनीस, जमादार और चिटनीस जो होते थे वो कूटनीति के पत्र व्यवहार को निपटाते थे और कारखानीस और पोर्टनीस जो होते थे वो शाही खजाने की आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। तो आप ये बताइए कि शिवाजी महाराज का जो प्रशासन था उसमें इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है इसमें से गलत कौन सा है। गलत विकल्प की तलाश करनी है। यहाँ पे पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि इसमें जो दूसरा और तीसरा है दोनों गलत है। गलत कैसे है? तो शिवाजी महाराज का जो प्रशासन था उसमें ये जो अष्टप्रधान होते थे 8 के द्वारा इनको और सहयोग दिया जाता था। तो दीवान, मजूमदार और फड़नीस वाला तो परफेक्ट है, वो हमने देख ही लिया है। सबनीस, कारखानीस और चिटनीस, ध्यान से सुनिएगा, सबनीस, कारखानीस और चिटनीस ये कूटनीति के जो पत्र व्यवहार होता था उसको संभालने का काम करते थे और जितने भी शाही पत्र होते थे उनको लिखते थे। और जमादार और पोर्टनीस जो होते थे वो शाही खजाने की आय व्यय का देखभाल का जिम्मा संभालते थे या लेखा जोखा रखते थे। तो यहाँ सब कुछ एक में मिक्स कर दिया है और इसीलिए जो दूसरा तीसरा है वो गलत है। इसे हमने देखा, आगे चलते 12वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ पर कौन सी 2 घटनाएं ऐसी हैं जो कि 1835 से पहले हुई हैं? बेसीन की संधि है,
इसके अलावा ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट है, और उसके अलावा ब्रिटिश भारत में सिंध का कब्जा, मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने सिंध को कैप्चर कर लिया था, तो वो वाली डेट। आप ये बताइए कि 1835 से पहले कौन सा हुआ है। तो इन सभी की तारीख आपको पता होनी चाहिए। और इसमें आप जानते हैं कि जो बेसिन की संधि और राजपुर घाट की संधि है, ये दोनों तो पहले हुई थी, लेकिन ये सिंध वाला कब्जा कब का हुआ है, इसमें तीनों की डेट आप देख सकते हैं। बेसिन की संधि 1802 की है, उसी प्रकार से राजपुर घाट की संधि अगर आप देखें तो वो 1806 की है, लेकिन जो ब्रिटिश भारत का सिंध पर कब्जा था उसको अगर देखा जाए तो वो 1843 का है, यानी बाद का है। तो इसमें अलग कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसमें 12वें का आंसर है वो ए होगा, यानी पहला और दूसरा, तीसरा इससे बाहर है। इसके बाद आगे चलते हैं, 13वें नंबर के प्रश्न को देखें। अब यहाँ पे फिर उसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। 1768 से पहले कौन सी संधियां हुई हैं? मद्रास की संधि हुई है, पुरंदर की हुई है और सालबाई की हुई है। इसमें बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। मद्रास की संधि 1769, पुरंदर की संधि 1776 और सालबाई की संधि 1782। और यहाँ पूछा है कि 1768 से पहले कौन सी, यहाँ सब 1768 के बाद वाली, तो इसमें से कोई भी जो है वो नहीं हुआ है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ पर लाल सिंह जो थे ये सिख नेता हैं, तो लाल सिंह और सर ह्यूगॉग, ये ह्यूरोज नहीं है, ये ह्यूगॉग है, इसका नाम थोड़ा सा अलग है। इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है, और सिख सेना और अंग्रेजों के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, दो यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सी लड़ाई इन दोनों के बीच में, मतलब लाल सिंह और ह्यूगॉग के बीच में लड़ी जाती, और दूसरे वाले में सिख सेना और अंग्रेजों के बीच में लड़े हुए युद्ध का नाम पूछा जा रहा है। नीचे विकल्प दिया है, मुदको, सबरान, बुद्देवाला और सबरान, मुदको और फिरोजपुर, इसी प्रकार से ये 4 विकल्प हैं। आप बताइए। देखिए इसका सी हो जाएगा, बैटल ऑफ मुदको एंड बैटल ऑफ फिरोजपुर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी को हम चुनते हैं, सी इसका परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 को देखें। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब यहाँ पे आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। ट्रीटी ऑफ सूरत है, ट्रीटी ऑफ तलगांव है, माफ कीजिएगा, बैटल ऑफ तलगांव है, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है। तो इसका जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है उसमें हिंदी वाला वर्जन ज़्यादा सही है, हिंदी वाले में क्रम सही है, और उसी हिसाब से ऑप्शन का जो आंसर है वो भी दिया है। तो इसे आप देखें, सूरत की संधि ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर श्रीरंगपट्टनम है और तीसरे नंबर पर तालेगांव है। अब इसको अरेंज करना है आपको, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। तो आप जानते हैं कि सूरत की संधि जो है वो 1775 की है, ठीक है, उसकी जो डेट है वो 1775 की है। तालेगांव को आप देखें तो वो इसके 1 साल बाद यानी 1776 का है, और श्रीरंगपट्टनम का आप देखें तो वो सबसे बाद का है यानी 1793 का है। तो इस हिसाब से इसे अगर अरेंज करेंगे तो इसका पहला, तीसरा और दूसरा सही होना चाहिए, और पहला, तीसरा और दूसरे का मतलब यह है कि इसका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, और जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें अगर आप बी के हिसाब से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो क्रम है वो उलट दिया है, तो हिंदी वाले को आप सही मानिएगा इसमें। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 16वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन ईयर, मतलब यहाँ पे वर्ष को आधार बना के आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अड़ियार की लड़ाई, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि, अरेंज करके देखिए कि कौन सा किस क्रम में आता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, मतलब अरेंजमेंट जो इसमें दिया है वो सी वाला सही है। तीसरा, दूसरा, पहला, यानी पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये घटते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो पहला कर्नाटक का युद्ध होता है अड़ियार की लड़ाई, उसमें दूसरा कर्नाटक का युद्ध पांडिचेरी की संधि, और तीसरा वाला जो कर्नाटक वार है उसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऐसे इसे अरेंज करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, 17वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ पर लॉर्ड विलिंगटन के बारे में कहा गया है कि इसमें से कौन सा उसके बारे में सही नहीं है या उससे संबंधित नहीं है। तो तीसरा, गोलमेज सम्मेलन, जो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बताइए इसमें से कौन सा इसके समय में नहीं हुआ था। तो आप जानते हैं कि ये तीनों ही इसी के समय में हुआ था, तो नॉन ऑफ दीज, यहाँ पर पूछा है ना कौन सा नहीं है, तो इसमें जो तीनों हैं वो संबंध रखते हैं। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 में होता है, भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय किसान सभा 1936, और बर्मा को भारत से अलग जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके थ्रू किया जाता है। तो ये तीनों ही विलिंगटन के समय में होता है। डी को हम चुनते हैं। 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में ये कहा गया कि कौन सा इसमें से जो कांग्रेस का सत्र है उसके संबंध में विकल्प कौन सा गलत दिया है, मतलब गलत इसमें से जो पेयर है वो आपको चुनना है। तो 4 पेयर दिए हुए हैं अलग अलग। इसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के सेशन का वेन्यू दिया है, डेट दी है, और प्रेसिडेंट यानी जो अध्यक्ष है उनके नाम दिए। तो 1934 बंबई अधिवेशन है, राजेंद्र प्रसाद, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन 1936 पंडित जवाहरलाल नेहरू।
1938 हरिपुरा अधिवेशन है और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। और त्रिपुरी अधिवेशन, यहाँ पर अध्यक्षता हुई थी या नहीं वो मतलब नहीं है, मतलब अध्यक्ष चुना कौन गया था ये आपको इसमें से देखना है। इसके बाद 1939 त्रिपुरी और अबुल कलाम आज़ाद। आप बताइए इसमें से गलत क्या है। तो आप देख रहे हैं कि डी वाला ही गलत है इसमें। त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश का एक स्थान है और यहाँ पर 1939 में कांग्रेस का सेशन होता है और जो चुनाव इसके लिए होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के कैंडिडेट को पटक कर उनके स्थान पर जीत जाते हैं। मतलब पट्टाभी सीतारामैया से गांधी जी को बहुत उम्मीद रहती है कि ये मेरे नाम से लड़ रहे हैं तो भाई ये जीतेंगे, जनता मेरे नाम पे इन्हें, या जो लोग हैं वो मेरे नाम पे इन्हें चुनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता के आगे वो फीके पड़ जाते हैं। तो बाद में इसके बाद मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो 1939 में ही वो अलग होकर, मतलब नेताजी अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। तो वो अलग बात है। फिलहाल डी वाला गलत है, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए था। इसके बाद 19वें को देखते हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। प्रार्थना समाज है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है और आर्य समाज है। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। आप बताइए सही क्या है, देख लीजिए। और 19वां जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसमें सब कुछ सही है, गलत ही क्या है, जितने हैं वो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर गलत खोजना है आपको। तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, लॉर्ड कर्जन के समय में कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट, नॉर्थ ब्रुक के समय में कूका आंदोलन और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लिटन के जमाने में आया था। तो आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 20 और इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा वही दोनों गलत हैं, ये उल्टा दे दिया है। कारखाना अधिनियम इधर रहेगा और जो कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट है वो इधर रहेगा, अदला बदली कर दिया है और बाकी नीचे वाले दोनों सही है। तो फिलहाल हमें गलत चुनना था। इसके बाद 21वें को देखिए। तालेगांव की जो फेमस लड़ाई थी वो नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अब ये जो तालेगांव की लड़ाई है इसके परिणाम स्वरूप कौन कौन सी संधियों पर साइन किया गया था। तो ये पुरंदर की संधि और सालबाई की संधि, बेसीन की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऐसे करके दिया है, बताइए। और आप जानते हैं कि इसमें से कौन कौन सी संधियां थी। तो ये पहला और दूसरा होगा, यानी पुरंदर और सालबाई, ये दोनों यहाँ पे हस्ताक्षरित होती है। मतलब 1776 में ये लड़ाई होती है और पुरंदर वाली जो संधि है वो 1776 है और बाद में होती है सालबाई की 1782 में। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमें यही देखना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। 22 को देखिए। 22 में ये कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 3 स्टेटमेंट है। तो बाजीराव प्रथम ने अंग्रेजों से सालसेट और बसीन छीन लिया था। उसके बाद नाना साहेब प्रथम जो थे उन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है उसको सतारा से पुनः ट्रांसफर कर दिया था। और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हम अगर जड़ पर हमला करेंगे तो शाखाएं खुद ही मुरझा जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। तो ये माधवराव के द्वारा अंग्रेजों के बारे में कहा गया कथन है। आप ये बताइए कि सही क्या है। देखिए इसमें अगर देखा जाए 22वें को तो डी वाला होगा, इसमें कुछ भी सही नहीं है, जितने हैं सबके सब गलत हैं। मतलब 1722 में पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन को जो है वो छीन लिया जाता है और ये बाजीराव प्रथम का काम था। तो यहाँ दिया है अंग्रेज, इसलिए पहला गलत है। उसके बाद आप देखें कि जो डेट है यहाँ पे सतारा से पूना स्थानांतरित करने वाली वो भी बाजीराव प्रथम से ही मैच करती है, ये नाना साहेब प्रथम से मैच नहीं करेगी। तो दूसरा वाला भी गलत है। और तीसरे वाले में जो कथन है वो बाजीराव का कथन है और यहाँ दिया हुआ है कि ये माधवराव का कथन है। तो इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट गलत है और हम डी को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, 23वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। बालाजी विश्वनाथ भट्ट ये अदन्या पत्र का लेखन किए थे और विभिन्न युद्ध टेक्नोलॉजी जो है और किलों के रखरखाव के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन थी। बालाजी विश्वनाथ भट्ट को इतिहास में पेशवा के पद को वंशानुगत बनाने और मराठा प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली पदों में से एक बनाने के लिए जाना जाता है। तो आप बताइए गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला वाला ही गलत है, बाकी सब सही है। ये दूसरा वाला एकदम सही है, केवल पहला वाला इसमें गलत है। इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, तो रामचंद्र पंत अमात्य जो थे उन्होंने अदन्या पत्र का लेखन किया था। यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ भट्ट का नाम दे रखा है, इसलिए वो गलत है। इसके बाद 24 को देखिए। यहाँ पर ये कहा गया कि चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ की सहायता से किसने खेड़ की लड़ाई में ताराबाई को पराजित किया था। ये व्यक्ति कौन था। यहाँ राजा राम का नाम दिया है, संभाजी है, राजा राम सेकेंड है, शिवाजी द्वितीय है। आपको इसमें से चुनना है। तो ये शाहू जी महाराज थे। इसमें से कोई भी जो ऑप्शन या नाम है वो उनसे मैच नहीं करता है। तो ये जो प्रश्न है ये गलत है, मतलब इसमें एक और विकल्प होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, शाहू जी महाराज का होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 1707 में ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। गलत विकल्प की तलाश आपको करनी है। तो इसे आप देखिए। प्रतापगढ़ की लड़ाई अफजल खां और शिवाजी के बीच में हुई थी और शिवाजी ने बगनखा पहनकर
अफजल खां से भेंट की थी और गले मिलने के बहाने उसे चीर दिया था, ये दिया हुआ है। उसके बाद वो हीरो बन गए थे। और पवनखिंड की लड़ाई जो है वो जनरल रुस्तम जमान और शिवाजी के बीच में हुई थी। कोल्हापुर की लड़ाई सीधी जौहर और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो शिवाजी महाराज मराठा शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे, तो आप जानते ही हैं। पूरे मराठा साम्राज्य को इकट्ठा करके एक प्रचंड शक्ति बनाने का काम इन्होंने किया। तो इसमें से गलत चुनना है आपको। गलत विकल्प कौन सा है? देखिए, दूसरा तीसरा दोनों गलत है। यहाँ उल्टा दे दिया है। पवनखिंड की लड़ाई जो है वो सीधी जौहर और शिवाजी के बीच में हुई थी, और कोल्हापुर वाला जो बैटल है वो यहाँ पे रुस्तम जमान और शिवाजी के बीच में लड़ा गया था। पहला वाला सही है। तो इस हिसाब से हमने देखा इसमें हमें गलत ही चुनना था, तो हमने दूसरा तीसरा चुना है, यानी बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 26 को देखिए। शिवाजी राजे भोसले ने सालहेर की लड़ाई में मुगलों को पराजित किया था। रायगढ़ में स्वयं सत्तासीन हुए थे और महाराजा छत्रपति की उपाधि जो है उसको धारण किया था। तो आपको ये बताना है कि ये जो सालहेर की लड़ाई है ये कब लड़ी गई थी, इसकी डेट देखनी है। यहाँ दी हुई है, इसमें से आप देख लीजिए, बताइए कौन सा होगा। और आप जानते हैं कि इसका ए वाला ही सही है, मतलब 1672 ये डेट है जबकि ये लड़ाई लड़ी जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। 27वें नंबर के प्रश्न को देखिए। मुगल प्रशासन से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, मतलब अधिकारियों के पद दिए हुए हैं, और उनका कामकाज या उनका जो कार्यक्षेत्र था वो क्या होता था ये दिया हुआ है। इसमें कुछ गलत है, और गलत कौन सा है वो आपको ढूंढना है। तो इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी वाला गलत है। बितिकची या विदकची जो होता था ये लेखक का काम करता था, मतलब ये एक तरह का लेखपाल होता था, ये लेखा जोखा रखने का काम करता था। और जो मुशरिफ होता था वो राजस्व सचिव होता था, मतलब उसे अगर देखें तो वो रेवेन्यू सेक्रेटरी होता था। इसके बाद आगे चलते हैं, 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से जबरन इलाहाबाद की संधि किसको करनी पड़ती है, और उसके तहत जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली जाती है। तो आप जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर ये 1764 में होता है। 3 जो ज्वाइंट आर्मी यहाँ के नेटिव नवाबों की और सुल्तानों की रहती है, मतलब अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड है, इनकी संयुक्त सेना यहाँ अंग्रेजों से लोहा लेती है लेकिन हार जाती है। और उसके बाद फिर क्लाइव के साथ शाह आलम द्वितीय यानी जो अली गौहर था उसको संधि करनी पड़ती है। 1765 में इलाहाबाद का जो अकबर का किला है वहाँ पर ये संधि होती है। तो ये पूरा मामला था। और आप देख रहे हैं कि इसमें शाह आलम द्वितीय या जो अली गौहर का नाम है वो कहीं दिया नहीं है, तो इसीलिए हम डी को चुनते हैं, यानी इसमें से कोई नहीं। अली गौहर ये मूल नाम था शाह आलम द्वितीय का। इसके बाद 29 को देखिए। 3 स्वायत्त राज्यों के बारे में नीचे दिया है, और आपको ये बताना है कि ये जो 3 स्वायत्त राज्य यहाँ दिए हैं, मतलब हैदराबाद है, अवध है और उसके अलावा बंगाल का क्षेत्र है, तो ये किसके समय में उभर कर सामने आए थे। तो इसमें दिया हुआ है निजामुल मुल्क दक्कन, सादत खां अवध और मुर्शिद कुली खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो रफ़ी-उद-दौला के समय में ये उभरते हैं, अहमद शाह अब्दाली के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, या इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ये मोहम्मद शाह रंगीला था जिसके समय में हैदराबाद में चिनकिलिज खां के द्वारा स्वतंत्र जो निजाम शाही वंश है उसकी स्थापना की जाती है। वैसे ही सादत खां बुरहानुल मुल्क ये बुरहान शाही की स्थापना करता है अवध वाले क्षेत्र में, और बंगाल में भी इसी प्रकार से नवाब शाही स्थापित होती है। तो ये पूरा आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो डिसिमिलरिटी, मतलब इसमें से कौन सा अलग असमानता व्यक्त कर रहा है। मुअज्जम, शाह बेखबर, खफी खां और शाह आलम प्रथम, इस प्रकार से दिया हुआ है। आप बताइए इसमें से डिफरेंट क्या है। तो इसे अगर आप देखें तो इसका जो सी वाला है वो अलग है, ठीक है, सी वाला इसमें से अलग है, और बाकी जितने हैं वो इसमें एक जैसे हैं। बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम और शाह आलम प्रथम। मुगल इतिहासकारों जैसे कि खफी खां ने इसे शाह बेखबर की उपाधि दी थी। इस प्रकार से आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। गलत का चुनाव यहाँ पे आपको करना है। 3 स्टेटमेंट है। सुधारक समाचार पत्र ये आप देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का है। इंडियन मिरर समाचार पत्र ये NN सेन और शिशिर कुमार घोष का है। और वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट चूज करना है। पूरा प्रश्न आपने देखा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। कैसे गलत है? इंडियन मिरर समाचार पत्र ये SN सेन का है और वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी का है। यहाँ नाम गलत दिया है। इसके बाद 32 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बर्लिन यानी जर्मनी से प्रकाशित होता था, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का जो समाचार पत्र था इसका पब्लिकेशन किसने किया था। 2 अलग अलग चीजें पूछी है, नीचे विकल्प दिया है, आप बताइए कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी तलवार और श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये जो जर्मनी से प्रकाशित होने वाला पत्र था ये तलवार था, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का जो न्यूज़पेपर है इसके यहाँ पे प्रकाशक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा है। इसके बाद 33 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 3 स्टेटमेंट है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1918 में गुजरात में किया था।
चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में 1917 में गांधी जी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में सूरत में रासबिहारी घोष और अछूतों के द्वारा किया गया था। तो आप बताइए सही क्या है इसमें से? 3 स्टेटमेंट है अलग अलग। डी वाला होगा इसमें से कुछ भी तो सही नहीं है, जितने हैं वो सब के सब गलत है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने गुजरात से किया था या गुजरात में किया था 1918 में, और यहाँ लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब इनके साथ जोड़ दिया गया है, तो ये नहीं रहेंगे सिर्फ गांधी जी अकेले। उसके बाद जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं चंपारण, तो 1917 का है। चंपारण के किसानों के द्वारा यहाँ पे किया गया था, मतलब नेतृत्व जो है वो चंपारण सत्याग्रह का किसने किया था? चंपारण के किसानों ने किया था। बाद में गांधी जी आकर उससे जुड़ जाते हैं। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह की बात अगर की जाए तो ये 1928 में कुनबी पाटीदार जो भूस्वामी किसान और अछूत हैं उनके द्वारा शुरू किया जाता है। शुरुआत किसने की थी वो पूछा है, ये नहीं पूछा है कि बाद में किसने सफल बनाया या कौन सा आके जुड़ गया। जैसे बारदोली को आप देखेंगे तो वल्लभ भाई पटेल का नाम इसके साथ बाद में जुड़ता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और इसमें कुछ भी सही नहीं है, इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 34 को देखिए, पाबना विद्रोह के बारे में दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द जाति निर्धारणी सभा हैज़ बीन फाउंडेड इन 1997, माफ कीजिएगा 1897, और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द महिला माहिष्य समिति हैड बीन फाउंडेड इन 1901, मतलब माहिष्य समिति की स्थापना की गई थी 1901 में इसी आंदोलन के दौरान। तो पाबना के बारे में देख लीजिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। कैबरतास आंदोलन जो था उसमें ये सारे काम होते हैं, मतलब जाति निर्धारणी जो 1897 की है वो होती है, और साथ ही साथ माहिष्य समिति की स्थापना होती है 1901 में। यहाँ दोनों ही गलत दिया है, ये पाबना से संबंधित नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, 35 को देखते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह को शुरू किया गया था, और रामोसी विद्रोह अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचाने के लिए अंग्रेज सरकार की असफलता के विरोध में शुरू किया गया था। रामोसी विद्रोह ज्यादा कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध गुजरात में स्टार्ट किया गया था। ये कुछ स्टेटमेंट है। अब इस जरा 35वें नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखकर बताइए इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है ना वो गलत है इसमें से। रामोसी विद्रोह के बारे में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा कर निर्धारण और भूमि की कमी वाला मामला नहीं है। मोपला विद्रोह के बारे में ये कहा गया था। मोपला विद्रोह ज्यादा कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण, मतलब उसके विरोध में शुरू किया गया था। बाकी ऊपर वाले दोनों सही, तो इसमें हमें सही ही चुनना था, तो हमने ए को चुना है। 36 को देखिए, दक्कन विद्रोह के बारे में इसमें बताना है कौन सा सही है। तो मराठा और मारवाड़ी किसानों ने 1876 में इसको 75 में इसको शुरू किया था। यहाँ आप देख रहे हैं मराठा और मारवाड़ी दोनों ने। उसके बाद यह विद्रोह गुजराती साहूकारों की भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ था, और 1879 के कृषक राहत अधिनियम को इसी के दौरान पारित किया गया। तो आप जरा बताइए कि इसमें दक्कन उपद्रव जो हुआ था उसके बारे में कौन सा सही, और इसका सी हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है और बाकी जो है वो इसमें सही नहीं। दक्कन विद्रोह को मराठा किसानों ने 1875 में शुरू किया था, और यह जो विद्रोह है यहाँ आप देख रहे हैं, यह जो विद्रोह है ये गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों की जो भ्रष्ट प्रथाएं थी उनके खिलाफ शुरू किया गया था, और इस विद्रोह के दौरान 1879 में जो कृषक राहत अधिनियम है उसको पारित किया गया। यहाँ एक काम कीजिएगा कि ये जो मारवाड़ी लिखा हुआ है इसको हटा लीजिएगा। मारवाड़ी शब्द जो है ये तो इन्हीं के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। गुजराती और मारवाड़ी वहाँ पे मनी लेंडर्स थे और वो किसानों को परेशान कर रहे थे, उनकी वजह से ही असली समस्या थी। तो मारवाड़ी शब्द यहाँ नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर इसका जो सिर्फ पहला वाला है वही सही। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। सही की तलाश करनी थी तो पहला सही है, लेकिन बशर्ते उसमें से मारवाड़ी शब्द को हटा लिया जाए। इसके बाद 37 को देखें। 37 की अगर बात की जाए तो सी वाला इसमें आप देख रहे हैं ये निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और उसकी स्थापना के वर्ष के आधार पर ये काम करना है आपको। तो देखिएगा इसमें डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन, ये वाला। इसके बाद समाज समता संघ की स्थापना, अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना, इस प्रकार से दिया हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा आपका किस क्रम में व्यवस्थित होगा। ये अवरोही क्रम रहेगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, यानी तीसरा दूसरा पहला, ये इसका करेक्ट इसमें अरेंजमेंट होगा। डिप्रेस्ड क्लास वाला जो है वो 1924 का है। समता संघ जो है यानी समाज समता संघ वो 1927 का है, और अनुसूचित जाति महासंघ जो है वो 1942 का है। इसके बाद आगे चलते हैं। 38 को देखिए, इनकरेक्ट आपको चूज करना है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है ये साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये खुद या रासू न्यूज़पेपर से संबंधित है, और डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट जो है ये बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न आपने पूरा देखा,
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, नॉन ऑफ दीज को हमने चुना है। जस्टिस पार्टी आंदोलन के दौरान साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन का गठन ये 1916 में किया गया था। और आत्मसम्मान आंदोलन के दौरान कुदिया रासू जो समाचार पत्र है ये 1910 में स्टार्ट होता है। और ये जो बहिष्कृत भारत है ये 1927 में स्टार्ट होता है। तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 39 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जैसे पीछे हमने अरेंज किया था वैसे ही यहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आत्मसम्मान आंदोलन है, उसके अलावा नायर मूवमेंट है, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट है और जस्टिस पार्टी मूवमेंट है। आप अरेंज करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बी वाला होगा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, और यही इसका सही क्रम है। कहने का मतलब ये कि नायर आंदोलन जो है उसकी डेट 1861 की है। जस्टिस पार्टी आंदोलन को अगर आप देखें तो 1916 का है। डिप्रेस्ड क्लासेस आंदोलन जो है वो 1924 का है और आत्मसम्मान वाला जो है वो 1925 का है। ये इसका क्रम। इसके बाद 40 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब इन सबको आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिगो कमीशन, बंगाल टेनेंसी एक्ट वाज पास, ये होता है। फॉर्मेशन ऑफ नादर महाजन संगम, ये नादर महाजन संगम जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये इस्टेब्लिश होती है। तो इनकी डेट आपको पता होगी तो उसके हिसाब से अरेंज करना है। देखिए इसको अगर देखा जाए तो इसका जो सही अरेंजमेंट है वो इसमें से हो जाएगा ए वाला ही सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें डेट जो है उसको बस देख लीजिए। नील आंदोलन आयोग जो है, यहाँ जो नील आयोग है उसकी स्थापना होती है 1860 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट को देखें तो 1885 का है। नादर महाजन संगम की बात करें तो वो 1910 का है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की बात की जाए तो वो 1932 का है। ठीक है, आगे चलते हैं। 41वें को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दारा। यहाँ पे औरंगजेब के दरबारी कवि दारा से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देख लीजिए, मजमा उल बहरीन नाम की पुस्तक इसने लिखी थी। और सफीनत उल औलिया और सैनत उल औलिया, इसके अलावा हसनत उल अरीफीन, ये जो कृतियां हैं ये किताबों और रचनाओं के नाम हैं। तो वो भी इसके द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने उपनिषदों और भगवत गीता का अनुवाद किया था, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो गलत है, गलत की तलाश करनी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी जो है वो गलत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, 42 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देवराय की लड़ाई या देवराई की लड़ाई, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ी गई थी। खाजवा की लड़ाई औरंगजेब और शुजा के बीच में लड़ी गई थी, शाह शुजा। और उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई जो है वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ी गई थी। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। 3 अलग अलग स्टेटमेंट है और इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये जितने हैं सब जितने दिए हुए हैं वो सब के सब सही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 43 को देखते हैं। बाबर से संबंधित यहाँ पे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो आपको चूज करनी है। तो 1505 में उसने काबुल पर कब्जा करने का जो प्रयास था उसको किया और वो सफल रहता है। उसके बाद 1519 में वो सियालकोट पर कब्जा करने में सफल रहता है और लाहौर पर कब्जा करने में वो सफल होता है 1524 में, ऐसे दिया है। आप बताइए इसमें से बाबर के बारे में गलत क्या है। तो इसमें अगर आप देखें तो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला, दूसरा ये दोनों गलत है, सिर्फ तीसरा वाला सही है। लेकिन हमें गलत ही चाहिए था। काबुल पे 1504 में, पंजाब में भीरा वाला जो क्षेत्र है वहाँ 1519-1520 का जो समय था उस समय, और सियालकोट में 1520 में, लाहौर में अगर देखा जाए तो 1524 में वो सफलतापूर्वक कब्जा करने में सफल रहता है। तो यहाँ जो डेट दी है ना काबुल वाली वो भी गलत है और सियालकोट वाली जो डेट है वो भी गलत है। तो ऊपर वाले दोनों गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 को देखें। यहाँ पर आपको लड़ाइयों को अरेंज करना है। तो चंदेरी की लड़ाई है, घाघरा की लड़ाई है, खानवा की लड़ाई है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको ये बताना है कि इसका अरेंजमेंट सही ढंग से क्या होगा, पहले कौन सी बाद में कौन सी, देख लीजिए। और इसका जो सही इसमें आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें तीसरा, पहला और दूसरा, तीसरा, पहला, फिर दूसरा। मतलब खानवा की लड़ाई जो है वो 1527 फतेहपुर सीकरी के पास, चंदेरी की लड़ाई जो है वो 1528, ये बाबर और मालवा राजपूत जो मेदिनी राय थे उनके बीच में लड़ा जाता है। घाघरा का जो युद्ध है वो बिहार के पास होता है और ये 1529 में होता है। मतलब ये महमूद लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है। इसे आपने देखा, बी वाला इसका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 45 को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़ी गई थी। बिलग्राम के युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। और कन्नौज की लड़ाई जो है वो 1539 में लड़ी गई थी, ऐसे दिया है। गलत क्या है इसमें से आपको ये बताना है।
तो इसको अगर आप देखें तो इसका बी हो जाएगा, यानी दूसरा तीसरा इसमें गलत है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, और इसीलिए हमने बी को चुना है। चौसा की लड़ाई 1539 में बक्सर के पास चौसा नाम का स्थान है, वहां पे होती है, और इसमें हुमायूं और शेर खान के बीच में युद्ध होता है। लड़ाई के बाद शेर खान जो है वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। और बिलग्राम की लड़ाई, जिसे कि कन्नौज की लड़ाई कहा जाता है, वो डेट है 1540, यहाँ दिया है 1539, तो गलत इसमें दूसरा तीसरा है और हमें गलत ही खोजना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के प्रशासन से जुड़े हुए यहाँ पर जो कथन है उसमें से आपको सही चुनना है। तो दीवान रसालत या वजीर जो होता था वो राजस्व और वित्तीय मामलों को देखता था। दीवान विजारत जो होता था ये सैन्य प्रभारी यानी इंचार्ज ऑफ आर्मी होता था। इसके अलावा दीवान इंशा दिया हुआ है तो ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्री होता था। और दीवान आरिस जो होता था ये फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री होता था। तो आप बताइए सही क्या है, कोई एक ही सही हो सकता है। तो इसे अगर आप देखें तो इसका सी हो जाएगा, सी वाला सिर्फ सही है। दीवान इंशा का जो दिया है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन वही सही है, ठीक है। इसमें बाकी जो है उन्हें आप देखें तो दीवान विजारत या वजीर जो होता था ये राजस्व और वित्तीय मामलों का प्रभारी होता था, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। और इसमें दिया हुआ है दीवान रसालत, तो इसलिए पहला वाला गलत है। उसके बाद देखिए दीवान विजारत, तो दीवान विजारत को आपने देख ही लिया कि वित्तीय मामलों का प्रभारी होता था, तो ये सेना में कहाँ से आ जाएगा। दीवान इंशा इसमें सही है तो उसको हमने चुना ही है। दीवान आरिस क्या करता था, तो ये सैन्य प्रभारी होता था, इसका काम होता था सेना की देखरेख करना। इसके बाद चलते हैं आगे, तो 47 को देख लीजिए। इसमें आपको फिर से क्रोनोलॉजी लगानी है। रणथंभौर के खिलाफ अभियान, ये अकबर के शासनकाल से जुड़ा हुआ है, बस ये ध्यान दीजिएगा। रणथंभौर के खिलाफ अभियान, चित्तौड़ के खिलाफ अभियान, आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थान परिवर्तन, उसके अलावा मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के खिलाफ जो कैंपेन चलाया जाता है वो वाला। तो इसको आप अरेंज करके देखिए, पहले कौन सा और बाद में कौन सा। 47 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ये इसका क्रम है, और उसी हिसाब से इसे अरेंज करेंगे। मतलब चित्तौड़ के खिलाफ अभियान वाला जो है वो 1568 है, रणथंभौर वाला जो है वो 1569 है, मारवाड़ बीकानेर वाला जो जैसलमेर वाला अभियान है वो 1570 है, और फतेहपुर सीकरी जो ट्रांसफर होता है वो 1571 है। इस क्रम में इसे अरेंज किया जाएगा। इसके बाद 48 को देखिए। किताब उल तवारीख और तबकात अकबरी, तारीख अल्फी पुस्तकों को किसने लिखा था, इन सब का लेखक कौन है। अबुल फैजी है, उतबी है, निज़ामुद्दीन अहमद हरामी है, या इसमें से कोई नहीं। 48 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, इसमें अगर आप देखें तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो किताबुल तवारीख लिखते हैं, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद हरामी जो है ये तबकात अकबरी तारीख अल्फी जो नाम की पुस्तक है उसको लिखने का काम करते हैं। तो ये दो अलग अलग किताबें हैं और दो अलग ऑथर हैं, और इसीलिए इसमें से जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होता है। 49 को देखते हैं। 49 में ये कहा गया कि जो अकबर था, मतलब शहंशाह अकबर, उसके भू राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए गलत विकल्पों का आपको चयन करना है। तो इसमें पोलज दिया है, परती दिया है, बंजर दिया है, चांचर दिया है, जमीनों के प्रकार हैं। तो पोलज जो थी इसमें 2 साल दर साल खेती की जाती थी, यानी हर साल। परती जो थी इसमें 2 साल में एक बार होता था। बंजर में 3 या 4 साल में एक बार होता था। 5 या अधिक वर्षों तक अगर खेती ही नहीं की गई है तो उसको चाचर कहा जाता था, ऐसे दिया है। आप बताइए कि जमीन के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, इसमें से कौन सा आपका गलत है। 49 का सी हो जाएगा। तीसरा और चौथा यही दोनों गलत है, और इसीलिए इसमें हम चुनते हैं सी को। कैसे, यहाँ अगर देखा जाए तो जो पोलज होती थी उसमें हर साल खेती होती थी, परती में 2 साल में एक बार होता था, और चांचर में 3 या 4 साल में एक बार होता था। चांचर इसका नाम ही है, मतलब 4 इससे शब्द निकलता है। और बंजर जो थी इसमें 5 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से खेती ही ना हुई हो, ये इसका क्रम था। तो सी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद 50 को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, और उसकी देखरेख में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ये व्यक्ति कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, नज़ीरी थे, बदायूनी थे, या इसमें से कोई नहीं। तो इसको अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि इसमें से कोई नहीं। ये व्यक्ति कौन था, ये फैजी था। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 को देखिए। जहांगीर से संबंधित यहाँ कुछ स्टेटमेंट हैं, गलत चुनना है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुजो के जहांगीरी, इसने फारसी भाषा में लिखी थी, और फरंगे जहांगीरी को इसने संरक्षण दिया था, जो कि एक शब्दकोश था। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसने शाहनामा के दौरान, माफ कीजिएगा, शासनकाल के दौरान खफी खां का जो इसमें दे रहा है, पादशाहनामा और अब्दुल हमीद लाहौरी ने मुंतखाब लुबाब लिखा था। कहने का मतलब यह है कि जहांगीर के समय की ये सारी बातें हो रही हैं, तो इसी के शासनकाल के दौरान ये लिखा जाता है। अब आप बताइए गलत क्या है। 51 को आप देख रहे हैं।
देखिए 51 का बी हो जाएगा, केवल जो तीसरा वाला है वो गलत है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो फारसी में तुजुक जहांगीरी जो आत्मकथा है उसको लिखा गया था और उसमें इसने अपने पीने की आदत का बखान किया है और कीमती शब्दकोश फरंग जहांगीरी को इसने संरक्षण भी दिया था। और इसी के शासनकाल के दौरान अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा और खफी खान ने मुंतखाब लुबाब लिखा है। यहाँ उल्टा दे दिया है, दोनों हैं तो इसी के शासनकाल के, लेकिन उल्टा दे रखा है, ये वाला इनका और वो वाला उनका होगा, तो इसीलिए इसमें से गलत वाला सिर्फ तीसरा है। इसके बाद 52 को देखते हैं। 52 में ये कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। कपिलेंद्र देव गजपति राजवंश के पहले शासक थे। त्रिचिरापल्ली के निकट श्रीरंग मंदिर में पत्थरों पर खुदी राजाज्ञाओं में त्रिचिन्नापल्ली, तंजौर और अरकोट में कपिलेंद्र देव के अधिग्रहण का पता चलता है और दक्षिणी कपिलेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी 1464 में। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 52 को आप देख रहे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला और तीसरा जो है वो सही है, जो दूसरा वाला है वो गलत है। मतलब त्रिचिरापल्ली के निकट जो श्रीरंग मंदिर है उसमें पत्थरों पर खुदी जो राजाज्ञा है उसमें हमीर देव के अधिग्रहण का पता चलता है और यहाँ लिखा हुआ है कपिलेंद्र देव, इसीलिए दूसरा वाला गलत है। इसके बाद 53 को देखें। 53 में ये कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में, यहाँ जो क्रम है शासकों का, राजवंशों का क्रम है, शासकों के जो राजवंश थे उनको आपको अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो तुलुव है, सालुव है, अरवीडू है और संगम है। बताइए कौन सा किस क्रम में रहेगा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो इसमें डी वाला सही रहेगा। मतलब तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा उसी हिसाब से इसे अरेंज कर लेंगे। मतलब सबसे पहले इसमें जो स्थापना होती है, संगम वंश पहले आता है 1336 से लेकर 1485 और सबसे अंतिम जो है वो अरवीडू है, ये आप जानते ही हैं। मतलब संगम, सालुव, तुलु और अरवीडू। इसके बाद आगे चलते हैं। डी वाला इसका सही था। प्रश्न संख्या 54 को देखिए। इसमें यह कहा गया कि किसने कन्नड़ में 15वें जैन तीर्थंकर के जीवन पर धर्मनाथ पुराण लिखा है और साथ ही श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर का गुणगान भी अपनी काव्य रचना में किया है। ये कौन है बताइए। तो 54 का डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी तो नहीं है, जितने यहाँ नाम दिए हैं वो सही नहीं बैठते हैं। तो फिर सही कौन सा है। यहाँ अगर आप देखें तो मथुरा एक प्रख्यात जैन कवि थे और उन्होंने कन्नड़ में 15वें जैन तीर्थंकर के जीवन पर धर्मनाथ पुराण को लिखा था। श्रवणबेल गोला और गोमतेश्वर का भी गुणगान इसमें शामिल है। तो इनका नाम क्या था, मथुरा था। और यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए हमने डी को चुना है। 55 को देखिए। चूज ऑड अमंग द फॉलोइंग। इसमें से गलत चुनना है आपको। तो सौभागिन सोने, मनुचरितम, अमारुका, इसके अलावा महानाटक सुधानिधि इस प्रकार से दिया है। आप बताइए कि इसमें से विषम कौन सा है, ऑड कौन सा है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। 55 को आप देख रहे हैं, बी वाला इसका सही होगा, मनुचरितम। ये इसमें से ऑड है। ये अलसानी पेडाना के द्वारा लिखा गया है, जबकि बाकी जो है उनको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, ये देवराय द्वितीय थे। कन्नड़ भाषा में बाकी जो है उनको देवराय द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। 56 को देखिए। यहाँ पर कड़मल, इराई और अथावने और वराई का नाम दिया है। आपको इसमें से ऑड चुनना है और इन सब का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। ये सब शब्द हैं, बताइए इसमें से अलग क्या है। तो इसमें अगर आप देखें तो सी वाला अलग है। ये जो अथावने है ये भिन्न है। मतलब विजयनगर साम्राज्य में कुछ जो शब्द हैं इसमें कड़ामल, इराई और वराई ये सब कर होते थे और अथावने जो था ये भूमि राजस्व विभाग होता था, ये डिपार्टमेंट का नाम। तो यहाँ हमने देखा। इसके बाद 57 को देखिए। 57 में ये पूछा जा रहा है कि उसका असली नाम हसन गंगू था। वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। उसने अपनी आजीविका की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन जनरल के रूप में की थी। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ये मोहम्मद शाह प्रथम है या ताजुद्दीन फिरोज शाह है, अहमद शाह वली है या हुमायूं शाह है, बताइए। तो इसमें कोई भी जो उत्तर है वो करेक्ट नहीं है, आप जानते ही हैं। ये हसन गंगू जो था ये बहमनी साम्राज्य की नींव रखता है और इसका बाद में जब ये स्थापित होता है बहमनी साम्राज्य की कुर्सी पर या सिंहासन पर, तो इसका नाम हो जाता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये बहमनी डायनेस्टी की नींव रखता है। ये अफगान था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं। इसके बाद 58वें नंबर के प्रश्न को देखें। बहमनी प्रशासन व्यवस्था के बारे में यहाँ 3 स्टेटमेंट है। सदर ए जहाँ प्रांतों के प्रमुख होते थे, अमीर कुल जो होते थे वो वित्तीय प्रमुख होते थे, तरफदार जो होता था वो दान और न्यायपालिका का प्रमुख होता था। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। 58 को आप पूरा देख रहे हैं और 58 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें केवल जो दूसरा वाला है वही आपका सही है। सही विकल्प की तलाश करनी थी तो अमीर कुल वाला सही है। मतलब अमीर कुल जो था ये वित्तीय प्रमुख होता था। सदर ये जहाँ कौन था, ये अगर देखा जाए तो दान और न्यायपालिका दोनों का प्रमुख होता था और तरफदार जो होता था वो प्रांतों का प्रमुख होता था। यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट 59, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सोशल सर्विस लीग का नाम दिया है, सेवा समिति है और इंडियन विमेन एसोसिएशन है।
इनके संबंधित व्यक्तियों के नाम है तो सोशल सर्विस लीग हृदयनाथ कुंजरू, उसके बाद सेवा समिति नारायण मल्हार जोशी, और इंडियन विमेंस एसोसिएशन को आप देख रहे हैं ये सरोजनी नायडू। गलत कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि जितने हैं वो सभी, गलत चुनना था और सब गलत हैं। सही क्या है? सोशल सर्विस लीग जो है वो नारायण मल्हार जोशी का है, सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू और इंडियन विमेन एसोसिएशन ये एनी बेसेंट का है। यहाँ तीनों नाम उल्टे पुल्टे दिए। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अवरोही क्रम में अरेंज करना है आपको स्थापना के वर्ष के आधार पे। सेवा समिति है, सोशल सर्विस लीग है और इंडियन वुमेन एसोसिएशन है। अरेंज करके देखिए, ये वर्ष के आधार पे होगा, एस्टेब्लिशमेंट ईयर के आधार पे। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो बी वाला होना चाहिए। बी का मतलब यह है कि तीसरा, पहला और दूसरा, ये इसका क्रम। ठीक है, सोशल सर्विस लीग 1911, सेवा समिति 1914 और जो विमेंस एसोसिएशन आप देख रहे हैं उसको अगर आप देखें तो ये 1917 का है। इसके बाद आगे चलते हैं 61वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पूर्व, यहाँ पे आपको गलत की तलाश करनी है। तो पूर्व पुरा पाषाण काल यानी जो अर्ली पैलियोलिथिक एज थी उसमें पत्थर के टुकड़ों से बने हुए औजार, मुख्यतः कुदाल, छिद्रक, नुकीले पत्थर और गणासा, इनका यूज किया जाता था। जो मिडिल पैलियोलिथिक है उसको अगर देखा जाए तो उसमें हथौड़ी, कुल्हाड़ी, इसके अलावा छुरे, इनका प्रयोग काटने, खोदने और खाल नोचने के लिए, उतारने के लिए किया जाता था। और उत्तर पुरा पाषाण काल यानी यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक की अगर बात करें तो समानांतर किनारों वाले गणासे, छिद्रक और कुछ जगह हड्डियों के औजार इस्तेमाल होते थे। आप बताइए गलत क्या है? प्रश्न को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा इसमें गलत है। सही क्या है? पूर्व पुरा पाषाण काल जो था उसमें हथौड़ी, कुल्हाड़ी, छुरे का इस्तेमाल काटने, खोदने, खाल उतारने के लिए किया जाता था। और जो मध्य वाला था उसमें क्या होता था? उसमें नुकीले पत्थर, गणासा, ये सब औजार के तौर पे इस्तेमाल होता था। पत्थर के टुकड़े करके उससे हथियार बनाए जाते थे, कुदाल वगैरह, छिद्रक वगैरह होता था। तो समय बीतने के साथ साथ जो औजार थे उनमें बारीकी आती जाती है, उससे भी आप गेस कर सकते थे। ए वाला होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए 62वां। हड्डियों से बने हुए औजार सिर्फ कुरनूल की गुफाओं, मतलब आंध्र प्रदेश का जो मुछातला चिंतामणि गावी है वहां पर पाए गए हैं। अब इनका संबंध किससे है, मतलब किस समय से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक का नाम दिया है, उत्तर पुरा पाषाण काल मतलब लेट पैलियोलिथिक है, इसके अलावा मेसोलिथिक है और मिडिल पैलियोलिथिक है। आप बताइए किससे कनेक्शन है? तो 62वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि लेट पैलियोलिथिक से इसका संबंध है। उत्तर पुरा पाषाण काल बाद वाला जो समय था, और ये कुरनूल की जो गुफाएं हैं और आंध्र प्रदेश का जो मुछातला चिंतामणि गावी है वहां से पाए गए। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका बी हमने चुना। 63वें को देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है। तो यूपी में मिर्जापुर क्षेत्र में भारत की पहली पाषाण चित्रकला की खोज 1867 में की गई और मध्य पाषाण कालीन जो कला स्थल है भीमबेटका की गुफाएं, कठोतिया और इजूथू गुफा है, ऐसे दिया है। और ज्यादातर मध्य पाषाणकालीन पाषाण स्थलों पर सांप को प्रमुखता दी गई है, जबकि मध्य पाषाणकालीन चित्रकला में कहीं गाय और बैल नहीं दिखाई देते। तो आप बताइए गलत क्या है? प्रश्न आपने देखा। देखिए इसका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा, इसमें गलत चुनना था। पहला गलत है और तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा वाला जो है वो सही है। 1867 की अगर बात की जाए तो उस समय पहला जो पाषाण चित्रकला है उसकी खोज सौहागी घाट कैमूर पर्वत जो उत्तर प्रदेश का है वहां पे होती है। और अब पूरे भारत में 150 से ज़्यादा इस प्रकार के जो स्थल हैं वो खोजे जा चुके हैं। और ज़्यादातर जो स्थल हैं वो मध्य भारत में पाए जाते हैं, जिसमें कि भीमबेटका की गुफाएं आप देखते हैं, खारवार है, जेओरा है, कठोतिया है। इसके अलावा सुंदरगढ़ और संबलपुर को आप देखें तो ये उड़ीसा का हो गया। इजूथू गुफा को आप देखें तो केरल की है। ये सब चीज़ें। और सांप को कहीं भी नहीं दर्शाया गया है, बल्कि जो जानवर के चित्र हैं, मतलब जो आम चौपाए जानवर हैं, उनको प्रमुखता दी गई है। तो इस प्रकार का कुछ मामला है। तो इसमें जो गलत है वही हमें चाहिए था, दूसरा तीसरा, माफ कीजिएगा, पहला और तीसरा। इसके बाद 64वें को देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट है। बेगोर को मध्य पाषाणकालीन भारत में सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। हड्डियों से बनी हुई कलाकृतियों के साथ तीर और हड्डियों से बने हुए गहने जो हैं वो महदाह उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए गए हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है, देख लीजिए, बताइए। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और गलत नहीं है तो इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद 65 को देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। बुर्ज होम के बारे में दिया है। घरेलू कुत्तों को उनके मालिक के साथ दफना दिया जाता था। बिहार का जो चिरांद है वहां पे हड्डियों, विशेष करके जो सींग से बने हुए औजार है वो इस्तेमाल होते थे। मेहरगढ़ सबसे पहला नवपाषाणकालीन स्थल था, जिसे कि बलूचिस्तान प्रांत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो आप बताइए सही क्या है? और इसमें अगर आप देखें तो सभी सही है, कुछ भी गलत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन है आपने पढ़ी होगी, सबकी सब एकदम परफेक्ट है।
बुर्जहोम जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल है और वहाँ पे आदमी के साथ जिंदा कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, बहुत ही गलत बात है। इसके बाद गलत विकल्प का नीचे आपको चयन करना है 66वां। तो मेसोपोटामिया नगरों जैसे कि निप्पुर और उर से हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सूसा से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर कि हड़प्पा की लिपि है और एक गैंडे का चित्र है। लोथल के उत्खनन से एक स्थान पर पानी के जहाज बनाने के संकेत प्राप्त हुए हैं। रंगपुर, सोमनाथ और बालाकाट यहाँ पे समुद्री बंदरगाह भी मिले हैं। तो आप जरा बताइए गलत क्या है। तो इसको अगर आप देखें तो 66वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा ये गलत है। ठीक है, पहला और दूसरा ये दोनों गलत है और तीसरा सही है। मेसोपोटामिया का जो सूसा और उर है वहां से हड़प्पा की मोहरें प्राप्त हुई हैं और निप्पुर से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर कि हड़प्पा की लिपि है और गैंडे का चित्र है। लोथल का उत्खनन करने पर वहां से पानी का जहाज बनाने का जो संकेत है वो प्राप्त हुआ है। तो तीसरा वाला तो वैसे ही सही था। इसके बाद आगे चलते हैं, 67वें को देखते हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के आयात से संबंधित कुछ दिए हुए हैं मैच करके। इसमें से आपको देखना है कि कौन से पदार्थ का आयात कहाँ से होता था। तो लापिस लाजुरी जो है ये देखा जाए तो तापी छाया से आता था। जेड का जो उत्पादन है वो पामीर से होता था। फिरोजा जो है वो अफगानिस्तान से और सेलखड़ी जो है वो खुरसान से। इसमें सही कौन सा है? तो 67वें को अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें सही वाला जो है वो ये वाला है, जेड जो है ये पामीर से। बाकी जो है वो इसमें गलत दिए हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 68वें को देखते हैं। यहाँ पे कारण और इतिहासकार दिए हुए हैं, मतलब किस चीज़ का कारण, तो हड़प्पा सभ्यता नष्ट क्यों हो गई इसका कारण बहुत से लोगों ने अलग अलग बताया है। तो पारिस्थितिक अशांति ये एक कारण है और इसको कहने वाले फेयर चाइल्ड थे। कम बारिश होना ये सभ्यता के नष्ट होने का कारण था, ऐसा स्टेन ने कहा था। घग्घर नदी सूख गई थी और शुष्कता बढ़ रही थी। तो ये कथन किसका है? ये मैके और SR राव का है। और भूकंप आने से सब कुछ तबाह हो गया, ये रेक्स और डेल का कथन है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? प्रश्न आपने देखा, इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि जो घग्गर का सूखना वाला बात कहा गया है ये गलत है। ये जो कथन था घग्गर नदी सूखी और शुष्कता बढ़ गई, फिर खेती और जलवायु जो है बदलने लगी, ये सब DP अग्रवाल और सूद जी का कथन है। बाकी सब सही है। अगले प्रश्न को देखें, 69वां। उत्खनन स्थल और एक्सकेवेटर का नाम दिया है, मतलब एक्सकेवेशन साइट है और एक्सकेवेटर है। इसमें आलमगीरपुर है, कोटदीजी है और रोपड़ है। यहाँ नाम दिया हुआ है घूरे और फजल अहमद। इसके अलावा YD शर्मा और यज्ञदत्त शर्मा मतलब, और JP जोशी। आप बताइए कि इसमें से कौन सा मिलान जो है वो सही है? मिला हुआ है पहले से ही, सही कौन सा है ये आपको बताना है। प्रश्न देखिएगा, देखिए इसका सी हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, सब के सब यहाँ पे झूठे मिले हुए। सही क्या है? यहाँ अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा से मिला हुआ होना चाहिए था, और कोटदीजी जो है ये फजल अहमद और घूरे वाला होगा, और रोपड़ जो है ये YD शर्मा होगा। इस प्रकार से रोपड़ भी YD शर्मा होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो सी वाला इसका सही होगा। इसके बाद 70वें नंबर के प्रश्न को देखें। गलत विकल्प का चयन करना है आपको। बनावली से घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान मिला है। रोपड़ से कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का, मानव के नीचे दफनाने का अवशेष प्राप्त हुआ है। और सरकोटदा या सुरकोटदा जो है वहां से मिट्टी के बने हुए हल के मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये बताना है गलत क्या है इसमें से। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। गलत की तलाश करनी थी, पहला और तीसरा, वो इसमें गलत है। बनावली से मिट्टी के हल के मॉडल प्राप्त हुए हैं और रोपड़ से कुत्ते को मानव के नीचे दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा वाला जो क्षेत्र है वहां से घोड़े की हड्डियों वाला जो चीजें हैं वो प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से जानकारी। इसके बाद 71 को देखें। डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संबंधित है? मतलब ये आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसको दिए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने उसमें से अपना मत व्यक्त किया था कि जो आर्य जाति है वो एक विशेष क्षेत्र से आई है। वो क्षेत्र कौन सा था, बस आपको यही बताना है। 71। और आप जानते हैं कि वो आर्कटिक प्रदेश के बारे में कह रहे थे, मतलब जो उत्तरी ध्रुव है उधर की ओर से आर्य लोग आए हैं। ये बहुत तर्कसंगत तो नहीं था लेकिन उन्होंने कहा। इसके बाद 72 को देखिए। ऋग्वेद के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो नीचे दिए हैं कुछ स्टेटमेंट। प्रारंभिक मंडल जो कि दूसरे से लेकर 7वें तक के थे उनको पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता था, क्योंकि वो किसी खास सिद्ध या ऋषि के परिवार से जुड़े हुए थे। 9वां मंडल जो है वो कण्व परिवार का है, मतलब उसी से जुड़ा है। एक मंडल संख्या 1 और मंडल संख्या 10 इसे बाद में जोड़ा गया है, और मंडल संख्या 10 जो है उसमें पुरुष सूक्त है जिसमें कि 4 वर्णों का उल्लेख है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। ये सब ऋग्वेद के बारे में इंफॉर्मेशन है, और इसे अगर आप देखें तो इसका बी वाला हो जाएगा। यहाँ जो 9वें मंडल के बारे में इंफॉर्मेशन है वही गलत है, बाकी सब सही है। जो 9वां मंडल था उसको अगर देखा जाए तो उसका संबंध कण्व परिवार से नहीं था, बल्कि कण्व परिवार से संबंध किसका था? 8वें मंडल का था। बाकी सब सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 73वें को देखिए। यहाँ पे ऑड आपको चूज करना है। तो कौथुम है, शाकाल है, जैमिनी है और राणानी है।
आप बताइए इसमें से गलत का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है, दूसरों से अलग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे शाकाल शाखा है ये इससे अलग है। शाकाल शाखा ऋग्वेद की एकमात्र बची हुई शाखा है और बाकी जो है वो क्या है, तो बाकी जो है वो सामवेद की शाखाएं हैं। जितनी आप देख रहे हैं ना बी के अलावा वो सब सामवेद की शाखाएं हैं, ये अकेली ऋग्वेद की बची हुई शाखाओं में से एक है। 74वें को देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। गलत क्या है बताइए। देखिए इसका डी हो जाएगा, कुछ भी तो गलत नहीं है, सब सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं 75 को देखते हैं। 75 में ये कहा गया कि 4 युगों के काल के बारे में यहाँ पे 5 विषयों से संबंधित जो सही विकल्प है उनका चयन करना है आपको। कुल मिलाकर नीचे देखिए, पहले वो समझ में आएगा। सर्ग जो है ये विश्व के निर्माण से संबंधित है। प्रतिसर्ग जो है ये विभिन्न मनुओं के काल की जानकारी देता है। मानवांतर जो है ये विश्राम का इसमें पक्ष है। और वामशा जो है ये देवताओं और ऋषियों की वंशावली से जुड़ा हुआ है, ऐसे दिया है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। इंफॉर्मेशन दे रखी है, सही इंफॉर्मेशन कौन सी है ये आपको इसमें से चुनना है। इसका जो करेक्ट आंसर है 75 का वो हो जाएगा सी वाला, यानी पहला और चौथा। इसमें हमें क्या करना था, सही चुनना था, तो पहला और चौथा इसका सही है। लेकिन जो तीसरा और दूसरा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए सर्ग जो है वो विश्व निर्माण से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रतिसर्ग जो है उसका संबंध किससे है, विश्राम से है। और मानवांतर का संबंध वो मनु के काल से है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं, इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 76 को देखिए, ऋग्वेद के जो लोग थे या ऋग्वैदिक जो लोग थे उनके द्वारा पूजे गए देवताओं से संबंधित यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो वरुण जो थे वो पेड़ पौधों के देवता थे, देवताओं के राजा ब्राह्मणों के विशेष देवता थे। पूषण जो थे, पुषाण लिखा हुआ है, पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे, ऐसे इसमें दिया है। और मवेशी मतलब पशु, गाय भैंस। और चरवाहों के देवता थे, जंगल के रास्तों का संरक्षण करते थे। सावित्री जो थे ये इनका अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र जो है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये सौर देवी थी। तो आपको ये बताना है कि इसमें सही कौन सा है, 76। और 76 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। सोम जो थे ये अगर देखा जाए, इसमें तीनों चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, मतलब सोम जो थे वो पेड़ पौधों के देवता थे, इसके अलावा देवताओं के राजा थे, ब्राह्मणों के विशेष देवता थे। पूषण जो थे वो जंगलों के रास्तों और चरवाहों और मवेशियों के देवता थे। इस प्रकार से दिया है। अब यहाँ पर वरुण दे रखा है, ठीक है, तो वरुण की जगह पे क्या होना चाहिए था, सोम होना चाहिए था, और इसीलिए पहला वाला गलत है। बाकी दूसरा तीसरा सही है और हमें सही चाहिए था, तो हमने बी को चुना है। आगे चलते हैं 77 को देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन धर्म के संबंध में कुछ यहाँ पर शब्द दिए हैं। तो पहला जो 3 आश्रम है, मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, उसमें ये जो आश्रम है इनका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। संसार यानी आत्मा का पुनर्जन्म, इसका उल्लेख मैत्रेयनी उपनिषद में किया गया है। और त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है, इसमें देख लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है, बाकी जो है ना वो गलत है। संसार यानी आत्मा का पुनर्जन्म ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति के सिद्धांत का उल्लेख जो है वो मैत्रेयनी संहिता में किया गया है, ये चीज़ें। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था 77 का वो कौन सा था, ए वाला था। 78 को देखिए, यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कुशीनारा या कुशीनगर, मल्ल महाजनपद कुशावती और पावा, मतलब राजधानी का नाम दिया हुआ है। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती। तो इसमें से गलत कौन सा है बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो महाजनपद की जो राजधानी है इसमें दूसरा और तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। कौशल और जो मल्ल महाजनपद का दिया है वो गलत है। कौशल महाजनपद की अगर देखी जाए तो उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की कुशावती थी। मल्ल महाजनपद को अगर आप देखें तो वो कुशीनारा और पावा थी। इस हिसाब से यहाँ जो चीज़ें हैं वो उल्टी पुल्टी दे रखी हैं। कुशीनारा इधर होना चाहिए था, वो पीछे दे दिया। तो इसका दूसरा और तीसरा इसमें आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, इसमें हमें गलत की तलाश करनी थी, तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला चौथा सही। अगले प्रश्न को देखें 79। निम्नलिखित में से कौन 3 संस्कृत नाटकों भास का स्वप्न वासवदत्ता, हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली का नायक था। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन 3 संस्कृत नाटकों भास का स्वप्न वासवदत्ता और हर्ष की प्रियदर्शिका और रत्नावली इनका हीरो था, और वह राजा किस महाजनपद से जुड़ा हुआ था ये भी आपको बताना है। तो ये प्रद्योत था अवंती महाजनपद का, पुष्कर सरीन था गांधार महाजनपद का, या विराट था मत्स्य महाजनपद का, या इसमें से कोई नहीं। तो इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं था। इसमें से जो नायक है वो शामिल नहीं है, वो वत्स महाजनपद से जुड़ा हुआ था। वत्स महाजनपद का जो उदयन था कौशाम्बी क्षेत्र,
वो तीनों जो संस्कृत नाटक यहाँ आप देख रहे हैं ना, स्वप्न वासव दत्ता, प्रियदर्शिका, रत्नावली, उन तीनों में नायक की तरह से दिखाई देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका डी वाला हो गया। 80 नंबर के प्रश्न को देखें। बौद्ध धर्म में प्रचलित कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं। विहार जो है वो मठ होते हैं, ऐसा दिया है। उपोसथा जो है ये पूर्णिमा और अमावस्या पर होने वाले समारोह होते हैं। थेरा गाथा जो है ये वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षुड़ियों के पद्य होते हैं। और थेरी गाथा जो है ये वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षुओं के पद्य होते हैं, ऐसे दिया है। बताइए इसमें से सही क्या है। तो 80वां जो आप देख रहे हैं इसका ए वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा ये दोनों सही है, लेकिन जो तीसरा चौथा दिया है वो गलत है। थेरा गाथा जो है ये भिक्षुओं के पद्य होते हैं और थेरी गाथा जो होते हैं वो भिक्षुड़ियों के होते हैं। मतलब जो इसमें थेरा है वो भिक्षुओं का है और थेरी जो है वो भिक्षुड़ियों का है, इस प्रकार से देखा जाएगा। इसके बाद 81 को देखते हैं। यहाँ ये कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने शासनकाल के विस्तार के लिए त्रिधारी रणनीति को या त्रिधारी नीति जो है उसको अपनाया था। वैवाहिक संबंध, शक्तिशाली शासकों के साथ मित्रता और कमजोरों पर अधिकार। ये वाली नीति किसकी थी? अजातशत्रु की थी, उदयभद्र की थी, शिशुनाग की थी। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा। देखिए इसमें इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प है तो वही वाला होगा। ये जो नीति है ये सबसे पहले बिंबिसार के द्वारा अपनाई गई थी। बाद में इसको फॉलो करने वाले अन्य भी थे, लेकिन शुरुआत करने वाला बिंबिसार था। वो इस प्रकार का काम करता है, जहाँ पर मित्रता से काम बन सकता है वहाँ वो लड़ने का काम नहीं करता है, वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित करके अपना काम चला लेता है। जब कोई नहीं मानता है या दबाने योग्य रहता है तो दबा देता है, ऐसा होता है। तो डी वाला इसका है। इसके बाद आगे चलते 82 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। महाशिला, कांतक और रथ मूसल। यहाँ पर दो हथियारों के नाम दिए हैं असल में, और पूछा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। ये सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार के जो इनोवेशन वाला काम था वो अजातशत्रु किया करता था, यानी बिंबिसार का पुत्र, और वो महत्वाकांक्षी राजा था, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कहा गया कि मगध की सफलता के कौन से कारण थे, वो दिए हुए हैं। उसमें से एक गलत है, उसकी तलाश आपको करनी है। एक से ज़्यादा भी गलत हो सकता है क्योंकि नीचे के विकल्प कुछ ऐसा ही कहते हैं। तो पहले वाले में कहा गया कि इसकी दोनों राजधानियां यानी राजगृह और पाटलिपुत्र, इनका सामरिक महत्व काफ़ी अहम था। और राजगृह एक पानी के किले के समान था जो कि सोन और गंगा के संगम पर था। मगध पहला राज्य था जिसने कि अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध घोड़ों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। तो आप जरा बताइए कि मगध की सफलता के पीछे जो कारण दिए हैं उसमें से गलत कौन सा है। तो इसको अगर आप देखें तो इसका दूसरा और तीसरा हो जाएगा। दूसरा और तीसरा मतलब ये दोनों जो है ना, यहाँ पे गलत है। यहाँ अगर आप देखें तो गंगा और सोन के संगम पे कौन है, ये राजगीर कहाँ से हो जाएगा? ये तो पाटलिपुत्र है। पहले ये सैनिक छावनी हुआ करता था, बाद में राजधानी बन गया। तो ये यहाँ पे गलत दिया है। और मगध ऐसा पहला राज्य था जिसने कि अपने पड़ोसी राजाओं के विरुद्ध पहली बार हाथियों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और अपने दुश्मनों को कुचल देता था। तो ये दो चीज़ें, और इसमें गलत खोजना था तो हमने दूसरा तीसरा यानी बी वाले को चुना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 को देखिए। सुत्त पिटक के बारे में कहा गया है कि ये 5 निकायों से मिलकर बना हुआ है। अब नीचे कुछ दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प की तलाश करनी है। तो जो दिग्ग निकाय था वो लंबे प्रवचनों का संग्रह था। मध्यम निकाय में कम लंबाई के मतलब मध्यम लंबाई के जो प्रवचन है वो आते थे। और संयुक्त निकाय में आत्मीय उक्तियों का संग्रह था। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपने पूरा देखा। और 84 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें से सभी जितने हैं वो सब के सब सही हैं, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, और इसीलिए इसे देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये नाम के अनुरूप होते थे, और इसके साथ साथ जो खुद्दक निकाय होता था उसमें छोटे छोटे संग्रह होते थे। अंगुत्तर निकाय में क्रम संख्या के हिसाब से कई सारे प्रवचनों को संग्रहित किया जाता था। अब यहाँ पर जो 85 है इसमें गलत का चयन आपको करना है। तो बौद्ध संगीतियों के बारे में दिया है, 1st, 2nd और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। समय दिया है, क्षेत्र दिया है। तो इनमें से आप गलत पेयर तलाशिए, बताइए कौन सा होगा। देखिए 85 का जो डी वाला है वो होगा, मतलब इसमें से कुछ भी जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, ये सब सही है। मतलब पहली जो है वो राजगृह में होती है 483, दूसरी 383 वैशाली, और इसके बाद ये 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। किस शासक के शासनकाल में होती है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो पहली वाली जो है वो अजातशत्रु के समय में होती है, दूसरी वाली जो है वो कालाशोक के समय में होती है, तीसरी वाली अशोक के समय में होती है, और चौथी वाली ये कनिष्क के शासनकाल में होती है, जिसमें कि बौद्ध धर्म 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद 86 को देखते हैं। इसमें ये कहा गया कि किस सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रचना, मतलब उनकी सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रचना जो है वो विशुद्धि मार्ग है, जो कि बुद्ध के मुक्ति मार्ग के थेरवादी या थेरवादी जो ज्ञान है उसका विस्तृत सारांश है, विश्लेषण है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब एक पुस्तक का नाम हमने लिया और उसके लेखक का नाम हमें ढूंढना है। तो नीचे नाम दिए हैं, तलाशिए।
ये नाम बुद्ध घोष का होगा, ये आप भी जानते हैं। तो इसमें बुद्ध घोष का नाम कहीं दिया है? नहीं दिया है, इसीलिए ये जो पूरा प्रश्न है ये गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बुद्ध घोष होगा। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रचना है वो शुद्धिकरण का मार्ग यानी विशुद्धि मार्ग है। आगे चलते हैं, इसके बाद 87 को देखते हैं। जैन सिद्धांत के मूल जो है उनको 6 भागों में बांटा गया है। गलत विकल्प की आपको तलाश इसमें से करनी है। कुल मिलाकर 4 के बारे में दिया है, 6 हैं लेकिन 4 के बारे में दिया है। तो अनेकांतवाद के बारे में दिया है कि ये वास्तविकता की विविध प्रकृति का सिद्धांत है। स्यादवाद जो है वो अनुकूलित भविष्यवाणी का सिद्धांत है। नयवाद जो है वो आंशिक रूप का सिद्धांत है। पंच महाव्रत जो है ये 5 महान प्रतिज्ञाएं हैं। इस प्रकार से दिया है। तो 87 को जरा देख कर बताइए इसमें से कौन सा गलत है। गलत विकल्प की आपको तलाश करनी है, कुछ भी गलत नहीं, नॉन ऑफ दीज, इसमें से सब सही। 88 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द की टर्म प्रिवेलेंट इन जैनिज्म। अब जैनिज्म के बारे में जो की टर्म दिए हैं उन्हें देखिए। यहाँ पे पुद्गल दिया है, तो पुद्गल के बारे में कहा है कि यह अरहट है, जिसे कि पहले ही सिद्धांतों में यह वह अरहट है। अरहट का मतलब यहाँ पे अरहत से होता है, अरहत मतलब योग्य होता है, आप जानते हैं। तो अरहत नाम का यहाँ पे जो संबोधन है वो उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि जैन धर्म में उच्च कोटि का जो साल्वेशन है उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसमें अरहत जो है वो पहले से ही सिद्धांतों के शिक्षण की योग्यता प्राप्त कर चुका हो, उसको पुद्गल कहा जाता है। अरहत जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो कैवल्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए। तीर्थंकर उसको कहा जाता है जो कि कणों का समुच्चय है, जिसका आकार, रंग, स्वाद और गंध होता है, जिसे कि छुआ और महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार के ये अनोखे विकल्प दिए हैं, तो आप देख कर बताइए। इसमें गलत खोजना है आपको, और गलत जब खोजना है तो इसका पहला और तीसरा तो गलत ही है, आप जानते ही हैं। सिर्फ अरहत वाला जो दिया है वो सही है, यहाँ अरहट नहीं होगा, अरहत होगा। ये दोनों गलत है और इसमें हमें गलत खोजना था तो हमने पहला तीसरा चुना है, यानी सी वाला। अब देखिए इसका सही क्या होगा। पुद्गल जो है ये कणों का समुच्चय होता है, और जो तीर्थंकर होते हैं वो आप जानते ही हैं कि ये सिद्धांतों में पारंगत होते हैं, निपुण धर्मगुरु की हैसियत से होते हैं। इसके बाद 89 नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ पे अशोक के विभिन्न नामों के बारे में दिया हुआ है, मतलब कौन सा नाम किस शिलालेख में मिलता है ये हमें बताना है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ दे रखा है। अब उसमें से जो सही है वो चुन लीजिए। तो पियदसी, देवानाम पियदसी, ये जो शब्द है ये मस्की शिलालेख से प्राप्त होता है। सिर्फ पियदसी शब्द जो है ये मस्की से प्राप्त होता है, बुद्ध शाक्य सारनाथ से प्राप्त होता है। देवानाम पिय जो शब्द है ये श्रीलंका के बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो दीपवंश और महावंश है उनसे प्राप्त होता है। तो आप जरा देख कर बताइए इसमें से सही कौन सा है। देखिए 89 जो है इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसका तीसरा वाला जो है वही सही है, बाकी जो है वो गलत। कैसे? सम्राट के विभिन्न नामों में बुद्ध शाक्य और अशोक ये मस्की शिलालेख से प्राप्त होता है। धर्म अशोक नाम जो है ये सारनाथ से प्राप्त होता है। देवानाम प्रिय जो है ये शब्द और पियदसी दोनों ही यहाँ पर श्रीलंका के जो बौद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं दीपवंश महावंश उनसे प्राप्त होता है। इसके बाद 90 नंबर के प्रश्न को देखें। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह जो उल्लेख है ये कलिंग अभिलेख में प्राप्त होता है। शाहबाजगढ़ी और ब्रह्मगिरी के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, ऐसे कहा गया। आप बताइए इसमें से गलत क्या है। प्रश्न आपने देखा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा वाला इसमें गलत है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है वो अभिलेख खरोष्ठी भाषा में लिखे गए, माफ कीजिएगा खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। यहाँ पे ब्रह्मगिरी का नाम नहीं आता है। और कलिंग अभिलेख जिसमें कि धौली और जौगढ़ का नाम आता है, इसमें ये कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो वो पहला वाला तो सही था, गलत खोजना था तो दूसरा गलत। 91 को देखिए, यहाँ पे मौर्य प्रशासन के बारे में दिया है। तो पंड्याध्यक्ष जो होता था वो बाजार का अधीक्षक होता था। रूपदर्शक जो होता था वो सिक्कों का निरीक्षण करता था। पौतवाध्यक्ष जो होता था वो मानकीकृत भार और माप प्रणाली जो होती थी उसका प्रभारी होता था। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा तीसरा हो जाएगा, यानी पहला वाला, मतलब ए इसमें चुनेंगे हम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंड्याध्यक्ष जो होता था ये व्यापार मूल्य निर्धारण आदि का काम करता था। संस्थाध्यक्ष जो होता था वो बाजार का अधीक्षक होता था। सिक्कों का निरीक्षण करने वाला जो व्यक्ति होता था वो रूपदर्शक होता था। और पौतवाध्यक्ष को आपने देखा ही। तो इसमें हमें सही की तलाश करनी थी और हमने चुना। इसके बाद 92 को देखते हैं। 92 में यहाँ पर कहा गया कि अर्थशास्त्र के कुछ राजनयिक पदों का उल्लेख किया गया है और उनमें से कौन सा विकल्प जो सही ना हो वो आपको तलाशना है। तो निसरी हर्थादूत यह जो है ये संपूर्ण राजदूत होता था। परमितादूत, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, परमित अर्थादूत यह जो होता था ये समझौता वार्ता में आदेश से परे नहीं जा सकता था, मतलब एक आदेश में बंधा होता था। और शासन हर्ता दूत जो होता था ये जरा सा इसे संशोधन यहाँ पे कर लीजिएगा, ये निसरी हर्ता दूत नहीं है बल्कि ये निसरण हर्ता दूत है, ठीक है। और ये संपूर्ण राजदूत होता था। उसी प्रकार से ये वाला आपने देखा। और शासन हर्ता दूत जो होता था ये विशेष रूप से संदेशवाहक की हैसियत वाला होता था। तो गलत कौन सा है बताइए।
देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सबके सब सही हैं, जितने हैं वो सबके सब सही हैं। 3 ही दूतों का उल्लेख प्राप्त होता है और वो आपने देखे। इसके बाद 93 को देखें, यहाँ पे मालविकाग्निमित्र का नायक कौन है ये आपको बताना है, देख लीजिए। और कालिदास के द्वारा इसको लिखा गया है। कालिदास का ये पहला संस्कृत नाटक है और विदिशा के वायसराय के रूप में मालविकाग्निमित्र में उस हीरो का वर्णन प्राप्त होता है। तो मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और शुंग डायनेस्टी का रूलर था और वही इसका नायक है, जिसका कि नाम इसमें नहीं दिया है, तो इसीलिए नॉन ऑफ दीज को हम चुनते हैं। 94 को देखें, गलत विकल्प का चयन करना है। तो विम कटफिशस ने देवपुत्र की उपाधि को धारण किया था और सिक्कों में उसे नुकीली टोपी पहने हुए दर्शाया गया है। कुजुल कटफिशस को धर्माथिडा और सच्चा धर्माथिडा की जो उपाधि है वो दी गई थी। विम कटफिशस भगवान शिव का परम भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वरा या महेश्वरा घोषित किया। तो आप बताइए गलत क्या है। प्रश्न पूरा आपके सामने है 94, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, मतलब पहला वाला ही गलत है। ये जो दिया है ना देवपुत्र की उपाधि, तो ये धारण करने वाला कौन था, ये कनिष्क था। आगे चलते हैं, इसका गलत हमें चुनना था तो केवल पहला वाला गलत है, ए को हम चुनते हैं, बाकी सब सही है। 95 को देखें, यहाँ पे संगम लिटरेचर और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्लेस है वो दिया है। तो पहला संगम साहित्य कपटापुरम या कपाटपुरम इसको कहा जाता था। दूसरा जो संगम साहित्य है वो थेन मदुरै और तीसरा मदुरै। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। बी का मतलब क्या है, पहला और दूसरा इसमें गलत है, जो तीसरा वाला है वो सही है। जो संगम साहित्य है उसमें पहला वाला थेन मदुरै है और दूसरा जो है वो कपाटपुरम होगा, यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद 96 को देखिए, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर का नाम दिया है। तो भारत स्त्री मंडल सरला बाला देवी चौधरानी। निष्काम कर्म मठ जो है ये आनंद मोहन बोस का है। पूना सेवा सदन ये देवधर और रमाबाई रानाडे का है। आप बताइए सही क्या है। और 96 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो पहला और तीसरा है, ठीक है, पहला और तीसरा सही है और वो आप देख रहे हैं। जो दूसरा वाला है वो गलत है। निष्काम कर्म मठ की अगर बात की जाए तो वो धोंडो केशव कर्वे का है, यहाँ आनंद मोहन बोस देकर गलत कर दिया है। इसके बाद 97 को देखिए, यहाँ पर ये कहा गया कि कौन सा भारत धर्म महामंडल का संस्थापक नहीं था और कब और कहाँ इसकी स्थापना हुई थी वो हमें बताना है। तो आप जानते हैं कि ये जो भारत धर्म महामंडल है ये 1902 में बनारस में इस्टेब्लिश होता है और इसके संस्थापक सदस्यों में दीनदयाल शर्मा थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और मदन मोहन मालवीय थे। अब इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, मतलब जो इसमें शामिल ना हो उसका नाम आपको लेना था, तो गोपाल गणेश आगरकर। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए 98, यहाँ पे कालानुक्रम में आपको अरेंज करना है। अहमदिया मूवमेंट है, इसके अलावा मद्रास हिंदू एसोसिएशन है, सेवा सदन है। बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। 98 डी हो जाएगा इसका। डी का मतलब ये है कि तीसरा पहला दूसरा वही इसका अरेंजमेंट है, ठीक है, तीसरा पहला दूसरा। अहमदिया जो है 1889, उसी हिसाब से 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन और सेवा सदन 1885। डी को हमने चुना। आगे चलते 99 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू ईयर 1887। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और देव समाज, ऐसे दिया है। बताइए इसमें से कौन सा 1887 से जुड़ा नहीं है। तो इसको अगर आप देखें तो सिर्फ पहला वाला जो है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो डेट है वो क्या है, वो 1884 की। इसके बाद 100वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैड नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। इसमें से कौन सा बॉम्बे में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो इसमें अगर आप देखें तो बी वाला होगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है ये बॉम्बे में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, इसका जो स्थान है वो कलकत्ता है, 1870 कलकत्ता। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी इसी प्रकार के टेस्ट, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।